भोपाल सेंट्रल जेल में ड्रोन मिलने पर बड़ी खबर आ रही है। एमपी एटीएस चाइनीज ड्रोन की जांच में जुट गई है। पीएफआई के कैदियों की बैरक के पास ये कैमरा मिला था। इसी जेल से सिमी के 8 आतंकियों ने जेल ब्रेक की थी। सेंट्रल जेल की सुरक्षा इस खबर के सामने आने के बाद बढ़ा दी गई है। एटीएस करेगी ड्रोन कैमरे की जांच, ये तय किया गया है। ये वही जेल है जहां से सिमी के 8 आतंकी मौका पाकर भाग गए थे। अब इस पूरे मामले की जांच एमपी एटीएस को सुपुर्द की गई है। और वहीं ड्रोन मिलने के बाद से भोपाल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर सिपाहियों की तैनाती भी बढ़ी है। भोपाल में पहले भी हो चुका है जेल ब्रेक। तो जेल के बाहर सिपाहियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरा मिलने के बाद से जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन मिलने के बाद भोपाल जेल की सुरक्षा में इजाफा देखने को मिला है। भोपाल में पहले भी हो चुका है जेल ब्रेक। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता, उनसे बात करते हैं। शुभम, क्या डेवलपमेंट्स है अभी तक की जांच में, क्या पता चल पाया है, कहां से ये ड्रोन जेल के अंदर आया? देखिए अंजलि, सबसे बड़ा विषय यही है कि आखिरकार ये चाइनीज़ ड्रोन कहाँ से आया, कौन उड़ा रहा था, कौन निगरानी कर रहा था, क्योंकि ये बात आमतौर पर हर किसी को पता होती है कि जेल के ऊपर ड्रोन उड़ाना एक तरह से अपराध है, नो फ्लाइंग जोन होता है। ऐसे में कौन ये लोग थे जो कि निगरानी कर रहे थे? और ऐसे में चूँकि इस भोपाल सेंट्रल जेल की आप बात करें तो 70 आतंकी यहाँ पर कैद हैं, जिसमें 21 सिमी के हैं, आईएसआईएस के 4 हैं, हिज़्ब उत तहरीर यानी एचयूटी के 4 हैं, जेएमबी के 5 हैं। इस तरह से तकरीबन हर आतंकी संगठन के आतंकी इस जेल में कैद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है अंजलि कि इसी सेंट्रल जेल से 8 सिमी के खुकार आतंकी जेल ब्रेक कर चुके हैं और उसके बाद हालांकि उनका इनकाउंटर हुआ था। तो ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। और चूंकि ये पहली बार है जब भोपाल की सेंट्रल जेल में कोई ड्रोन से इस तरह से निगरानी कर रहा हो। भोपाल पुलिस कमिश्नर भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ एमपी एटीएस भी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो मंत्री हैं उन्होंने भी, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी कहा है कि इस पूरे मामले को सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और एक हाई लेवल इंक्वायरी भी इस पूरे मामले की जा रही है। ठीक है शुभम, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे इस खबर पर आपसे। और जेल में ड्रोन मिलने पर बोले एमपी सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जेल में ड्रोन मिलना चिंता का विषय। ये मंत्री का बयान सामने आया है। ड्रोन में कैमरा, मेमोरी कार्ड नहीं, जेल के आसपास नो फ्लाइंग जोन बनाएंगे, ये कहा है। और दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, मंत्री का बयान। देखिए, निश्चित रूप से जो भी संदिग्ध ड्रोन पाया गया है चिंता का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टा जांच में सामने आया है कि उस ड्रोन में कोई भी संदिग्ध कैमरा या मेमोरी कार्ड इत्यादि नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी जांच का विषय है, गांधीनगर पुलिस उसमें जांच कर रही है और आइंदा भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए भी हम सख्त दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि जेल के आसपास भी नो फ्लाई जोन बनाया जा सकता हो, यदि तो वो बनाएंगे। जांच का विषय है और निश्चित रूप से जांच करके भविष्य में जो सावधानियां रखनी चाहिए उन पर भी विचार करेंगे और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। तो मंत्री जी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन बरामद किया गया है इसमें ना तो कैमरा था ना मेमोरी कार्ड था। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने जेल अधीक्षक राकेश कुमार से भी इस बारे में बात की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या पूरी जानकारी मिली है इस ड्रोन के मामले में? बस यही जानकारी मिली है कि लगभग 3:30 बजे के आसपास एक ड्रोन पड़ा हुआ ड्यूटी प्रहरी को मिला था। ड्रोन की जानकारी मिलने के बाद उसे ड्रोन को देखा गया, जिसमें 2 कैमरे दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर के फंक्शन क्या हैं ये तो अभी हमें टेक्निकल नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते हैं। ड्रोन मिलने के बाद हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और थाना गांधीनगर को सूचना दी गई थी। वहाँ के अधिकारी आए थे, उन्हें वो ड्रोन सुपुर्द कर दिया गया है। उनके द्वारा वो तकनीकी शाखा में उनको भेजा गया परीक्षण के लिए। परीक्षण के बाद ही पता लग पाएगा कि ड्रोन भेजने का क्या उद्देश्य था। किसी व्यक्ति ने वहाँ की ऊपरी जानकारी इकट्ठी करने के लिए भेजा है या फिर आईटी पार्क लगा है, वहाँ के लोग रील बनाते हैं इसलिए वाकई गिर गया है। सर, इस जेल से जेल ब्रेक हो जैसी घटना हो चुकी है, 8 सिमी के आतंकी भाग चुके हैं, लिहाजा इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, काफ़ी गंभीर मामला है। तो किस तरह की इंक्वायरी अब आगे आप लोग कर रहे हैं? अभी तक क्या हम उस शख्स तक
पहुंच पाए हैं जिसने इस तरह का ड्रोन उड़ाया था? नहीं, अभी तो ये नहीं पता लग रहा है, जानकारी तो नहीं मिल पा रही है कि ड्रोन यहाँ पर कैसे आया है। लेकिन यह है कि हमने एहतियात के तौर पर, वैसे प्रतिदिन की भांति हम बाहर गार्ड लगाते ही थे, अब हमने एक 3 की गार्ड वहाँ पर स्थायी रूप से लगा दी है भ्रमण की पेरी के लिए। और पहले तो हमारे सिपाही करते ही थे, सेंसिटिव टाइम जो था सुबह का टाइम और शाम का टाइम, अब उसको हमने नियमित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 47 साल बाद संभल हिंसा की जांच शुरू हो रही है। संभल प्रशासन को यूपी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। संभल में 1978 में हुए दंगों की बंद पड़ी फाइल को फिर से खोला जा रहा है। यूपी के गृह विभाग ने संभल के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर हिंसा की दोबारा जांच करने को कहा है। संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर आज से 47 साल पहले हुए दंगों की फिर से जांच शुरू कर चुके हैं। इसकी जांच के लिए संभल एएसपी श्री चंद्र को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट को जमा करनी होगी। दंगों की दोबारा जांच का मकसद ये है कि दंगे में शामिल उन लोगों के नाम भी सामने लाना है जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं या उनके नाम राजनीतिक कारणों से दबा दिए गए। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन दंगों के बाद बेघर हुए लोगों की वास्तविक संख्या भी सामने लाने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने बयान दिया था कि संभल में 1978 के दंगों में 184 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि इस दंगे में कई लोग बेघर हुए थे। ऐसे में देखना होगा कि जब संभल प्रशासन 47 साल बाद फिर से दंगों की फाइल खोलने जा रहा है तो इसमें क्या नए तथ्य सामने आते हैं। और संभल दंगों की दोबारा जांच पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा है कि बीजेपी भाईचारे का माहौल बिगाड़ना चाहती है। टीवी 9 से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। अध्यक्ष जी, 47 साल बाद अब संभल में हुई दंगा और हिंसा की जांच के आदेश सरकार ने दिए। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? किस तरह से इस फैसले को देखते हैं और क्या इसकी आवश्यकता थी, खासकर तब जब बिल्कीपुर में उपचुनाव होने? भारतीय जनता पार्टी इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर रही है और एगड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है। जो देश में सभी जात धर्म के लोगों के बीच में भाईचारा बना है, उस भाईचारे को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना कदम उठाती है। पिछले दिनों में भी उठाया है, आज भी उठा रही है। और संभल के हिंसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ऐसा तांडव खड़ा किया गया है, एक भाईचारे का जो माहौल संभल में रहा है उसको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किए हैं। और अहम खबर है, संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मस्जिद की सीढ़ियों के पास कुएं में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। मस्जिद की सीढ़ियों के पास मिला है कुआं। संभल जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने की मांग की गई है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम ना उठाया जाए। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, क्या जरूरत पड़ी इस याचिका की? बिल्कुल, देखिए समीर, पहले जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था उस मामले पर इन्होंने पिटीशन फाइल की थी और उसमें मांग की थी कि हमें पक्षकार बनाया जाए। अब ये दोबारा जो कुएं वाला मामला है उसमें क्योंकि खुदाई ना हो आगे और इसके अलावा किसी भी तरह की गतिविधि उसमें ना हो, इसके मद्देनजर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। और क्योंकि अब संभल की जो पहली पिटीशन थी यानी पहला आवेदन था उस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो दूसरा आवेदन आज दाखिल किया गया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट से ये सुनवाई की मांग कल कर सकते हैं। और इस स्थिति में कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को लगाने का आदेश जारी कर देता है तो फिर प्रशासन इस मामले में जो भी कार्रवाई कर रहा था, जो भी गतिविधि कर रहा था, वो आगे नहीं कर पाएगा। और इस मामले में सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। ठीक है, शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। मस्जिद की सीढ़ियों के पास जो कुआं मिला था वहां यथास्थिति बरकरार रहे, ये मस्जिद कमेटी की तरफ से इस याचिका में कहा गया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। संभल में चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है। टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया लगातार एक्शन में हैं। चंद्रयान गांव में चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया ने एसडीएम सदर वंदना मिश्रा के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है। 19 बीघा भूमि वर्तमान में है, पूर्व में 84 बीघा भूमि बताते हैं, 80 से 84 बीघा। तो अभी हम सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कराएंगे क्या स्थिति है, और वर्तमान में जो एरिया है उसको हम दीवार बना करके सुरक्षित कर रहे हैं। और मंदिर बहुत प्राचीन है, लोगों की मान्यता बहुत है, और जो 3 कोनों पर संभल के 3 शिव मंदिर हैं, जिसके बीच में शंभू की नगरी संभल बसी हुई है, उसमें से एक प्रमुख मंदिर है। बताया जा रहा है कि चंद्रेश्वर मंदिर के पास फिलहाल सिर्फ 19 बीघा जमीन है और 65 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। विवाद के बाद चंद्रेश्वर महादेव की धर्मशाला में अस्थायी चौकी का निर्माण भी किया गया है। की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि 2016 में भी यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए आज ही 4-1 की जो चौकी है वो गार्ड के रूप में तैनात रहेगी। यहाँ पे अस्थायी रूप से चौकी का संचालन यहाँ आरंभ हो जाएगा। भविष्य में एक चौकी का भवन भी बनाया जाए। इधर अलीगढ़ जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम ने जिला अदालत में याचिका दायर कर यह दावा किया है कि मस्जिद निर्माण से पहले यह हिंदू राजा का बालाए किला था। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद अब अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी विवादों में फंसती नजर आ रही है। इस मस्जिद के स्थान पर बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और जैन मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अब यह मामला सिविल कोर्ट में पहुंच गया है। अलीगढ़ में आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम ने अलीगढ़ की जिला अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि जामा मस्जिद के निर्माण के पहले हिंदू राजा का बालाए किला था। याचिका में कहा गया है कि शिव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद खड़ी की गई। याचिका में बौद्ध स्तूप और जैन मंदिर होने का हवाला भी दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जामा मस्जिद के निर्माण को पूरी तरह से अवैध बताया गया। सनातन का बालाए किला एक शंकर भगवान का मंदिर, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध भगवान का भी वहाँ मंदिर है, जैन भगवान का भी मंदिर है। इसे आजाद करने के लिए इनको यहाँ से हटाया जाए और उसे शंकर भगवान के बौद्ध स्तूप किले को अपने स्वरूप में ला करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। वहीं दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान ने कहा है कि ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। ये तमाम चीजें एक सुनियोजित साजिश के तहत की जा रही हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी ताकतें मुलव्विस हैं, जो ये नहीं चाहती हैं कि मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहे। और अलीगढ़ जामा मस्जिद विवाद के बाद स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन ने जानने की कोशिश की। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। में कई तरह की किदवंतियां कहते हैं कि सबसे ज्यादा सोना यहाँ है, सही में ऐसा है? जी बिल्कुल सही सुना आपने। अच्छा, तो क्या लोग यहाँ सोना चढ़ाते हैं? चढ़ाते तो नहीं है, खैर इसकी जो मीनारें हैं, गुम्बद हैं, इस पे आपको ऑलरेडी सोना दिखेगा। अच्छा, काफी टाइम से, जब से इस मस्जिद का निर्माण हुआ तब से इसमें ये सब है। अच्छा, मतलब जब से इस मस्जिद का निर्माण हुआ तब से ये गोल्ड वगैरह सोना? जी हाँ। क्या बचपन से? जी बचपन से देखा है। अच्छा, बचपन से गोल्ड पाया गया है इसके अंदर, मतलब लगा हुआ है। कितना खूबसूरत है इसमें? बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगता है देखने में। अच्छा जी। इसको लेके कुछ विवाद भी है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था, इस तरह की भी कोई जानकारी नहीं है? ऐसा ये सब अफवाह है, सब कहने वाली बात है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो सोना है सबसे ज़्यादा इस मस्जिद में है। एक ज़माने में बाकायदा जो बना है उसके बाद से वही स्थिति है। दूसरी बात, इन सब के बीच एक आरटीआई एक्टिविस्ट का ये दावा है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। हालांकि इस पूरे मामले पर अदालत में समय मिला है और अदालत में इस पर बहस होनी बाकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है। जमानत पर अब तक फैसला ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ हाई कोर्ट में हम नहीं जानते कि क्या होता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट उन हाई कोर्ट में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी की जमानत पर तेजी से सुनवाई करने को कहा है। दरअसल अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से गैंगस्टर मामले में 4 हफ्ते में जमानत पर फैसला लेने को कहा था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए? बिल्कुल अंजलि, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जो यूपी के एमएलए अब्बास अंसारी की जमानत का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत ना देने को लेकर के ये कहा है कि कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं जानते कि वहाँ क्या होता है।
और इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हीं हाई कोर्ट में एक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें इस बात की चिंता है कि उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को का ऑर्डर किया था पहले, वो जारी रखा है। और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि जो उनका भूमि विवाद से संबंधित मामला है और उन पर जो भूमि कब्जे के आरोप हैं उससे संबंधित जो मामला है उसमें जमानत वो जल्द से जल्द प्रदान करे, तेजी से सुनवाई करे, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही आदेश जारी किया था, लेकिन उस पर अब तक कोई भी निर्णय हाई कोर्ट की ओर से नहीं लिया गया। जी अंजलि। शुक्रिया आपका पीयूष पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब्बास अंसारी की बेल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि इस पूरे मामले में अभी तक अब्बास अंसारी को बेल आखिर क्यों नहीं मिली, उनसे संबंधित मामले में जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट ने आरएसएस की जमकर तारीफ की है। कहा है कि संघ के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काफी मेहनत करते हैं, इसलिए बीजेपी को फायदा होता है। महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए की जीत के पीछे आरएसएस की मेहनत को विरोधी गुट भी स्वीकार रहे हैं। संघ कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल की तारीफ हर कोई कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि संघ कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जो मेहनत किया है उससे बीजेपी को फायदा मिला है। संघ की तारीफ शिवसेना उद्धव गुट ही नहीं कर रहा है, बल्कि एनसीपी शरद गुट ने भी स्वीकार किया है कि केंद्र में मोदी और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार आने के पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ की। उन्होंने चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराया। शरद पवार ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से मिलते हैं, गांव में कैंप लगाते हैं, प्रचार करते हैं, चुनाव खत्म होने तक मैदान में डटे रहते हैं। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। पवार ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को भी संघ की तरह मेहनत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के बीच जाकर उनसे मिलना, प्रचार करना ही चुनाव में जीत का मंत्र है। पण आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी, संघ परिवाराच्या लोकांनी बूथ मॅनेजमेंट ज्या पद्धतीनं राबवली ते कौतुकास्पद होतं। हे मान्य केलं पाहिजे। प्रत्येक बूथवरती किती मतं वाढवायची आणि कशा पद्धतीनं वाढवायची। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की है। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नकवी जी, कल बाबा रामदेव ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि मोहन भागवत जो सरसंचालक हैं उनका राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान है और उनका बाइकॉट या बहिष्कार किसी तरह से नहीं हो सकता। संघ का देश के निर्माण में, देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भूमिका जो है वो आज से नहीं है, शुरू से ही है और आगे भी रहेगी। बाबा रामदेव जी ने, मैंने देखा टीवी 9 भारतवर्ष में जो इंटरव्यू दिया वो बहुत दो टूक था और बेलाग था और बहुत अच्छा इंटरव्यू था। रामदेव जी ने कहा कि कुंभ में जिस तरह से उनको बाइकॉट की बात कुछ लोगों ने कहा था वो नहीं होना चाहिए और वो बड़े विचारक हैं और उन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए बातें कही। देखिए, बाबा रामदेव जी के अपने विचार हैं और वो काफ़ी जो है वो सामाजिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से वो लगातार सक्रिय रहते हैं और उनके विचार का सबको सम्मान करना चाहिए। और बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट समाज का मुद्दा उठाया है। दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं, केजरीवाल ने मुद्दा उठाया है केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जाट का नाम नहीं। बीजेपी ने हर बार जाट समाज को धोखा दिया है। जाट समाज के आरक्षण के लिए संघर्ष करूंगा। दिल्ली के जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे
पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जाट समाज पर केजरीवाल की पीएम मोदी को चिट्ठी। जी हां, जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग। जाट समाज को धोखा देने का आरोप लगाया केजरीवाल ने। 10 साल से जाट समाज को धोखा दिया। 2019 में अमित शाह ने जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में लाने का वादा किया था। केजरीवाल के आरोप। अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज को धोखा देने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि गृह मंत्री ने जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में लाने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सहयोगी पार्टियों ने किनारा कर लिया है, जबकि कई पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन की पार्टियां अलग थलग नजर आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया है। इंडिया गठबंधन की 2 पार्टियों के इस ऐलान से कांग्रेस खफा है। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए, ठीक है, और उसका कोई विधानसभा से लेना देना नहीं है। और सपा या तृणमूल का दिल्ली में क्या असर है, मतलब जैसे कल को मैं आपसे कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में मैं एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जितना मेरा इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा उतना ही समाजवादी पार्टी तृणमूल का दिल्ली में पड़ेगा। वहीं गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी 2-4 दिन का समय दीजिए, हम ये तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस पार्टी भी हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था। और वहीं आम आदमी पार्टी पर संदीप दीक्षित का पलटवार। आप हमेशा कांग्रेस को बदनाम करती है, आप कांग्रेस को हराने आती है। इंडिया लोकसभा चुनाव के लिए था इंडिया गठबंधन, और दिल्ली में टीएमसी समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, संदीप दीक्षित ने कहा है। सर ऐसा है, कुछ भी अरविंद केजरीवाल कहें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को बदनाम किया था, कांग्रेस के खिलाफ तीखे हमले किया। तो मुझे याद नहीं है 2012-13 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द कहा हो, ना अपने कैंपेन में ना उसके बाद। और ये आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे चरित्र और चाल, जितने चुनाव में ये लोग गए हैं केवल और केवल कांग्रेस को हराने गए। इसलिए जब इन पर ये आरोप लगता है और पता चलता है कि ये एक तो ये हार रहे हैं, दूसरा ये आरोप कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। क्योंकि आम जन में अगर आप बात करेंगे, खासकर दिल्ली के बाहर अगर आप किसी आम जन से बात करेंगे, तो ये स्पष्ट बात कहता है कि ये सिर्फ जो है वहाँ कांग्रेस को हराने आती है। एक और मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, अगर आपको इतना परहेज है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, तो आरएसएस को पत्र आपने क्यों लिखा? कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को पत्र नहीं लिखता है। जिस गुहार से आपने पत्र लिखा था, ये माना जाता है कि एक तरीके से अपने पेट्रन को या अपने जो व्यक्ति आपका ध्यान रखता है उसको आप पत्र लिखते हैं। इंडिया ब्लॉक के कुछ दलों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद कांग्रेस बिखरी हुई है और बीजेपी चुटकी ले रही है। देखिए, अभी इंडिया अलायंस कोई नाम की चीज़ ही नहीं बची है, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र में जब ये लोग हारे, कैसे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाया। अभी ये जो भी लोग बचे हैं, ये सारे भ्रष्ट लोग हैं। ये सारे वही लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी भर भर के गालियाँ देते थे, उनको भ्रष्ट बताते थे, और एक जो है चार्जशीट उनके खिलाफ में लाने की बात करते थे। आज वो उन्हीं के साथ में हाथ मिला रहे हैं। तो देश इस बात को जानता है, दिल्ली इस बात को समझती है। नहीं, केजरीवाल जी को आज जरूरत क्यों पड़ गई अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाकर समर्थन लेने की? काम किया ना 10 साल, हाँ, काम पर वोट मांगते। पूरी दिल्ली तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। ये जो अपने आम आदमी पार्टी के इवन अतिशी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है, और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे, बिल्कुल वो आएंगे दिल्ली में, उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछेगा हवाएं जहरीली क्यों हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछेगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। और दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर नहीं थम रही है।
आज दोनों पार्टियों ने फिर से नए पोस्टर जारी किए। खोलना था पाठशाला, खोल दिया मधुशाला। इस तरह के कई आरोपों के साथ आज बीजेपी ने फिर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लिखा गया है कि अब दिल्ली में आपदा दोबारा नहीं आएगी। पोस्टर के साथ बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों और अस्पतालों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। नए पोस्टर में दिल्ली की सीएम आतिशी, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तस्वीर लगी है। ये चारों कूड़े के ढेर के आगे खड़े हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सियासी संग्राम सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ा है। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी नए पोस्टर जारी किए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ नए पोस्टर जारी कर कहा कि 2700 करोड़ के राजमहल में 150 करोड़ के सिंहासन पर एक फकीर राजा विराजमान है। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी से शीश महल बताकर हमले कर रही है, तो जवाब में आम आदमी पार्टी पीएम आवास को राजमहल बताकर अटैक कर रही है। बतौर सीएम रहते अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में रह रहे थे, बीजेपी ने उस बंगले पर करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इंडिया अलायंस पर बड़ा बयान। इंडिया अलायंस की चुनाव के बाद कोई बैठक नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था तो इसे बंद करना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिल के काम करना होगा। पीएम मोदी ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में विश्वास करता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत विकास और विरासत के मंत्र पर चल रहा है। पीएम ने कहा कि भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा संदेश दिया है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। और महाकुंभ के उद्घाटन में महज 4 दिनों का वक्त ही रह गया है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। प्रयागराज में संत श्रद्धालुओं से माहौल भक्तिमय हो उठा है। कुंभ मेले का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रयागराज के रंग निखरने लगे हैं। आस्था, भक्ति, आत्मा शुद्धि का ये तीर्थ देशी नहीं विदेशी श्रद्धालुओं से भी सजने लगा है। ऐसी एक शिव भक्त और सनातन में विश्वास करने वाली फ्रांस की श्रद्धालु से मिलिए। The story of the Kumbh Mela, I know the story of a drop of Amrit fall down here. And it's the holy place to get purification of soul and also to meet a lot of people as yogi, sadhu and Hindu people also. ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आज की है, जहां ठंड के बावजूद तैयारियां जारी हैं। प्रशासनिक अमले के साथ राज्य सरकार लगातार तैयारियों का जायजा ले रही है। एम्बुलेंस के साथ साथ 7 हमने रिवर एम्बुलेंस भी लगाए हैं, जो एक रिवर एम्बुलेंस आपको आज देखने को मिलेगा और कल से 6 रिवर एम्बुलेंस और आ जाएंगे। तो प्रयागराज का कुंभ सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी है, दिव्य भी है, भव्य भी है। इसमें जो भी आ रहे हैं प्रयागराज की धरती पर गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी तट पर, सभी का हार्दिक स्वागत है।
महाकुंभ 2025 को लेकर देश दुनिया में जबरदस्त उत्साह है। महाकुंभ से जुड़ी छोटी सी बड़ी हर जानकारी हासिल करने के लिए लाखों लोग यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु जुटेंगे। अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग जुटेंगे। लोगों की सुविधा के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक 183 देशों के लोग महाकुंभ से जुड़ी वेबसाइट से जानकारी जुटा रहे हैं। यूपी सरकार की वेबसाइट पर ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है। 4 जनवरी तक 33 लाख से अधिक लोगों ने वेबसाइट पर आकर महाकुंभ से जुड़ी जानकारी हासिल की। दुनिया में 6206 शहर के लोगों ने वेबसाइट पर आकर महाकुंभ की जानकारी ली। वेबसाइट पर आने वालों में यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों के लोग शामिल हैं। वेबसाइट विजिट करने वालों में भारत से सबसे ज्यादा लोग हैं, उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी के लोग हैं। यूपी सरकार की इस वेबसाइट पर महाकुंभ के प्रमुख स्नान को लेकर प्रयागराज पहुंचने के साधन, ठहरने, खाने तक की सारी जानकारी मौजूद है। यूपी कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष और नए शहर अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरे राज्य को 6 जोन में बांटा गया है और हर जोन में 9 से 12 जिले रखे गए हैं। लखनऊ कांग्रेस ऑफिस में क्या माहौल है, संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों से उत्साहित कांग्रेस अब 2027 को लेकर पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी को रिवैम्प करने, संगठन को खड़ा करने की कवायद अजय राय ने शुरू की है और इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया है और 6 जोन से आने वाले सभी जिलों में नए जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव यहीं से किया जाएगा। इस वक्त मैं लखनऊ के बॉल एवेन्यू कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं और बाहर मुख्यालय के आप गहमा गहमी देख सकते हैं। चारों तरफ आपको नजर आएंगे, कांग्रेस पार्टी के झंडे नजर आएंगे और इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां से लेकर वहां तक नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग जोन और अलग अलग जिले से आए कार्यकर्ता हैं जो जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के लिए होने वाले इंटरव्यू में सम्मिलित होने आए हैं। इस इंटरव्यू में उनका बैकग्राउंड पूछा जा रहा है, उनका बायोडाटा मांगा जा रहा है और साथ के साथ पार्टी के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए है कि सिफारिशियों की फौज को हटाना है और मजबूत लोग जो पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी को सौंपना है। मेरा इंटरव्यू कल हुआ और कल जो है काफ़ी सारी बातें हुई संगठन पे, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए कि आगामी जो 2027 का चुनाव है उससे मजबूती से हम जीत कर सरकार बनावें। बूथ लेवल के जो लोग हैं जो हमेशा अपने बूथ पर कामयाब होते हैं और जिताते हैं आपको, और उनकी पोलिंग कभी नहीं हारती है, उसका मूल्यांकन ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद में कौन, ये नहीं कि आया और गया, बहुत से लोग सिर्फ आया और गया में इसी चक्कर में हम कमज़ोर हुए हैं। आया गया के मामलात को ख़त्म करके जो इस आपका सबसे वफादार हो और आपके लिए वोट भी ला सकता है। और अब बात TV9 भारतवर्ष के खबर के असर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहे सबसे लंबे फ्लाईओवर में दरार की खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कर दी। TV9 पर खबर दिखाए जाने के बाद PWD के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई टीम के साथ फ्लाईओवर के निरीक्षण के लिए पहुंचे। टीम ने फ्लाईओवर में दरारों की खबरों को लेकर निरीक्षण किया है। मंडलोई ने पुल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि फ्लाईओवर की डिज़ाइन और तकनीक को लेकर कोई भी समस्या नहीं है। ये मौसम की वजह है, सुरक्षा और डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है। देखिए, हम लोग भी जितने एलिवेटेड कॉरिडोर्स पे जाते हैं सब जगह आपने देखा होगा दो जो स्लैब रहते हैं उन स्लैब के बीच में एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा जाता है। स्ट्रक्चरल या डिज़ाइन का इशू नहीं है, परंतु जो रोटरी बनने के बाद विजुअल या राइडिंग क्वालिटी या सरफेस जैसा कहा गया कि थोड़ा सा क्रैक हमें नज़र आ रहा है, आपने भी देखा होगा, उसमें हम सीलेंट लगाकर या ऊपर उसको कैसे कोट लगाकर, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाकर और बेहतर बना सकें ताकि शहर का एक मजबूत ब्रिज न सिर्फ मजबूत रहे बल्कि सुंदर भी रहे। आपको बता दें कि TV9 ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर में दरार की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। प्रदेश का ये सबसे लंबा फ्लाईओवर 800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। कोटा पुलिस को 24 घंटे में 2 छात्रों के सुसाइड करने की खबर मिली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
राजस्थान की कोचिंग नगरी एक बार फिर हैरान है। नए साल में महज कुछ दिनों में 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। पहली घटना के बारे में बताया जाता है कि हरियाणा के रहने वाले छात्र नीरज ने हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। जवाहर नगर थाना पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। ये छात्र भी इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जांच जारी है। बबलू जाट, 19 साल उम्र है, नावा महेंद्रगढ़ हरियाणा। हाँ, लेकिन इसने क्या किया, अब वो चालू था नहीं था, BFSL टीम से उसको चेक करवाएंगे, लेकिन इसने ऊपर जो हुक है उसमें डाल के सुसाइड किया। सुसाइड की दूसरी घटना कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में अंबेडकर नगर क्षेत्र में हुई है, जहां PG में रहने वाले मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले छात्र अभिषेक लोधा ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वो JEE की तैयारी कर रहा था। शव को MBS अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। छात्र के परिजनों को पुलिस की ओर से सूचना दे दी गई है। और कनाडा पुलिस को बड़ा झटका लगा है। हरदीप सिंह निज्जर के कथित 4 हत्यारे जमानत पर रिहा हो गए। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को अब इस मामले की सुनवाई होगी। ये वो कागजात है जिससे ये जाहिर है कि सबूतों के अभाव में कनाडा पुलिस निचली कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरदीप सिंह निज्जर के कथित 4 हत्यारे जमानत पर रिहा हो गए। उन्हें स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स पर रिहा कर दिया गया। कनाडा के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अपील की, जहां 18 नवंबर को पहली सुनवाई हुई थी। इसके बाद पुलिस के रुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। कनाडा सरकार का दस्तावेज साफ तौर पर बता रहा है कि ये चारों कथित आरोपी अब कनाडा पुलिस की कस्टडी हिरासत में जेल में नहीं हैं। आपको बता दें कि जिस हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसी हत्याकांड में कनाडा की पुलिस पेश ही नहीं हुई, जबकि कथित 4 हत्यारे करण बरार, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट के सामने दाखिल कर दिया गया था। आपको बता दें कि कनाडा ने निज्जर मर्डर केस में साल 2024 में मई के महीने में 4 भारतीयों को अरेस्ट किया था। और अब खबर पाकिस्तान की है। अपने ही घर में पाकिस्तान घिर गया है। एक तरफ वो तालिबान विद्रोहियों से लड़ रहा है, तो वहीं बलोच विद्रोहियों ने बगावत शुरू कर दी है। बलोच विद्रोहियों के जोरदार हमले के बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल गया है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि बलोच विद्रोहियों का पाक आर्मी पर हमला किया। खुशदार प्रांत में पाक आर्मी पर जबरदस्त अटैक किया। BLA की ओर से बलूचिस्तान के खुशदार जिले में कब्जे वाली ये तस्वीरें TV9 पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। इस हमले की बड़ी बात यह भी है कि BLA की ओर से दावा तो ये भी किया गया है कि हमले के बाद पाक पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। बलोच विद्रोहियों का दावा है कि उसने UBL बैंक, जहरी तहसील, जहरी मेन मार्केट, कई थाने, कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। मस्जिद के लाउड स्पीकर से कब्जे की घोषणा की गई है। बताया गया है कि जहरी मेन मार्केट में BLA ने चेक पोस्ट भी बनाया है। साथ ही पाकिस्तान की पुलिस भी BLA की हिरासत में है। खबर के मुताबिक बलूच विद्रोहियों ने एक पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराया। बलूचिस्तान में BLA के एक्शन से पाक सेना और ISI को बड़ा झटका लगा है। और अब बात अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी भीषण आग की। तेज हवाओं की वजह से आग हजारों एकड़ में फैल चुकी है। बड़ी तबाही हुई। लॉस एंजल्स में इस वक्त फायर फाइटर्स 3 फ्रंट पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसिफिक कोस्ट के पैसाडेना तक धधक रही है। पहली चिंगारी लॉस एंजल्स के जंगल में लगी, उसके बाद आग पैलिसेड्स में फैली और इसके दायरे में सिलमार भी आ गया। अब यह आग 3000 एकड़ में फैल चुकी है, जिसकी जद में आने से 1000 इमारतें खाक हो चुकी हैं। आग लगने के बाद 30,000 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं और 70,000 लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत दी गई है। आग को बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स लगे हैं। सोशल मीडिया पर भयावह आग के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें आग पर काबू पाने की कोशिशें देखी जा रही हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया की तेज हवाओं को आग फैलने का कारण बताया जा रहा है। अधिकारियों ने अनुमान जताया है कि अगर आग इसी रफ्तार से फैली तो अभी और भी बुरा दौर देखना पड़ सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से भारी तबाही है। जंगल के लॉस एंजल्स शहर तक लपटों का तांडव है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया है। अब तक $50 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है।